अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर में चैप्टर नंबर 10th क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको डिटेल से डिस्कस किया था और साथ में इसकी एग्जांपल्स जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास दूसरा टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मोशन को हम डिस्कस करेंगे और एंड के ऊपर ये प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो लिखते हुए आपने सीक्वेंस को अभी गौर करना है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर कोई हेडिंग्स नहीं है, तो मैं साथ साथ आपको हेडिंग्स भी बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास मेन हेडिंग होगी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहली एक या दो लाइंस के अंदर, अगर आप बुक पे देखें जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो एक दो लाइन के अंदर, पहली दो लाइंस के अंदर इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या है जी? सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम also exhibits the सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम क्या करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम क्या होती है, इसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसी के साथ। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम consists of small bob of mass m suspended from a light string of length small l fixed at its upper end, fixed at its upper end। ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया, जो इसकी मेन हेडिंग के अंदर आएगा। सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम बेसिकली है क्या? अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो जिसकी लेट्स सपोज लेंथ हमारे पास है l, उसके साथ एक मैस को, स्मॉल बॉब को अटैच कर दें जिसका मैस क्या हो, स्मॉल m, तो वो हमारे पास बनेगा सिंपल पेंडुलम। इसकी यहीं पे आप साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है। इस रिजिड स्पॉट के साथ स्ट्रिंग के एक एंड को यहां पे टाई करेंगे और इसको वर्टिकली हैंग करेंगे। तो स्ट्रिंग का ये वाला अपर एंड जो है वो मैंने फिक्स कर दिया रिजिड स्पॉट के साथ। दूसरे एंड के साथ मैं एक मेटालिक बॉब अटैच करूंगा जिसका मैस क्या होगा, स्मॉल m। ये मेरे पास बन गई सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम की वन बाय वन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर हम मोशन को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मोशन को इफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने मेन हेडिंग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की, उसका इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी एट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, या आप इसी को लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन ओ, एट मीन पोजीशन ओ। हम इसको डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन क्या होती है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस हेडिंग को भी अंडरलाइन करेंगे। ये हमारी सब हेडिंग आ गई। फर्स्ट हेडिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, या आप लिख सकते हैं एट मीन पोजीशन ओ। जहां पे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है
ये पेंडुलम, इसको हम कहेंगे पोजीशन ओ, और यही हमारी मेन पोजीशन है। इस मेन पोजीशन के ऊपर जो पेंडुलम है वो इक्विलिब्रियम में है, वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है? देखें जी, ये जो स्मॉल मेटेलिक बॉब हमने इस स्ट्रिंग के साथ अटैच की थी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और आपको पता है वेट इज ए फोर्स। वेट इस स्ट्रिंग के साथ अटैच करने से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो टेंशन भी हमें पता है कि एक फोर्स है। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, या सॉरी मेन पोजीशन के ऊपर, या इक्विलिब्रियम पोजीशन का हमने इसको नाम क्यों दिया? हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे नेट फोर्स जीरो होती है। अब नेट फोर्स जीरो क्यों है, और मेटेलिक बॉब और ये सिंपल पेंडुलम जो है वो रेस्ट में क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं। इस मेन पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस वेट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर या ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नेट फोर्स जो मेरे पास मेन पोजीशन पे है वो कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास रेस्ट में है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन या डिफाइन मीन पोजीशन। तो आप क्या लिखेंगे? द पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट विच नेट फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। तो हम इसके नीचे सेंटेंस लिखेंगे, एट मीन पोजीशन, जो अभी हमने डिस्कस किया वो एज इट इज लिख देंगे। एट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, द नेट फोर्स is zero, so the bob is stationary, so the bob is stationary at mean position O। अब बॉब मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर स्टेशनरी क्यों है या इक्विलिब्रियम में क्यों है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि मेन पोजीशन के ऊपर बॉब के ऊपर बेसिकली टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा टेंशन की फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और रिजल्टेंट फोर्स या हमारे पास नेट फोर्स यहां पे निकलेगी जीरो। और जब नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो हो तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी अगली पोजीशन को भी डिस्कस करते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी वो आएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए। साथ साथ आपने ये फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है। एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? यहां से अगर मैं इस मेटेलिक बॉब को मेन पोजीशन से थोड़ा सा उठा के आगे की तरफ लेके जाऊं, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको डिस्प्लेस किया इसकी मेन पोजीशन से, और ये वाली एक नई पोजीशन आ गई, और इसको हम कह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए। ये हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आएंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, हम लिखेंगे नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, तो क्या होगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन ए द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, the net force is not zero,
अब इसको डिस्कस करते हैं कि नेट फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो क्यों नहीं है। लुक स्टूडेंट्स, यहां पे जो मेटालिक बॉब है इसका अगर आप वेट देखें तो वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल वेट जो है वो थीटा बना रहा है यहां पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं इस डायरेक्शन के अंदर, एक्सटेंड कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वेट कोई एंगल बनाए एक्स एक्सिस के साथ तो हमें पता है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम वेट को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर ड्रॉ या रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के साथ यहां पे एंगल बना थीटा, तो ये वेट का कौन सा कंपोनेंट हो गया? एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी। अब दूसरा देखें, जब यहां से रिलीज करेंगे तो मेटालिक बॉब जो है वो एक्सट्रीम मीन पोजीशन की तरफ या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट कौन सा है वेट का? वाई कंपोनेंट। दोबारा सुने जी, जब हम इस मेटालिक बॉब को मीन पोजीशन से उठा के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आएंगे तो यहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि इस मेटालिक बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये वेट जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम इस तरह वेट को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वेट का जो कंपोनेंट है वो एक्स कंपोनेंट, और ये वेट का वाई कंपोनेंट। तो इस एक्स कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं W इज इक्वल टू mg। तो एक्स कंपोनेंट के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो कौन सी रेशियो आती है? cos थीटा। तो मैं लिखूंगा mg cos थीटा। ये वेट का एक्स कंपोनेंट mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट स्टूडेंट्स मेरे पास जो y कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब देखें एक्सट्रीम पोजीशन A पे भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो चूंकि हमने स्ट्रिंग के साथ वेट अटैच किया हुआ है तो यहां पे भी टेंशन की फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। अब यहां पे देखें वेट का ये कंपोनेंट डाउनवर्ड, टेंशन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। तो जब फोर्स का एक्स कंपोनेंट टेंशन को कैंसिल करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के अलोंग कोई मोशन नहीं होगी। क्यों कोई मोशन नहीं होगी? क्योंकि एक्स कंपोनेंट ने, वेट का जो एक्स कंपोनेंट है mg cos थीटा, उसने टेंशन को कैंसिल कर दिया। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन A the component mg cos theta cancels the tension in the string, tension in the string, hence there is no motion along this direction, along this direction। यही बात हमने एक्सप्लेन की थी अभी कि ये mg cos थीटा डाउनवर्ड, टेंशन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, both these two forces are equal in magnitude but opposite in direction, hence they cancel the effect of each other। तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर या स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन नहीं होगी। अब हमारे पास एक कंपोनेंट बच गया mg sin थीटा। तो जो हमारे पास कंपोनेंट है mg sin थीटा acts as restoring force, और यही हमारे पास mg sin थीटा नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इस केस के अंदर जीरो नहीं है, बल्कि नेट फोर्स क्या है? mg sin थीटा। मैं इसी नेट फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपने प्रीवियस जो आपका टॉपिक था उसमें पढ़ी होगी।
रिस्टोरिंग फोर्स का काम ये होता है कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को हमेशा मेन पोजीशन की तरफ धकेलना। डेफिनेशन भी बुक में लिखी हुई है। तो यहां से अब जो mg sin थीटा है वो इसको पुश करेगा मेटालिक बॉब को टुवर्ड्स मेन पोजीशन O। जब मेन पोजीशन O की तरफ मेटालिक बॉब मूव करेगी तो क्या होगा? अब हम यहां से कह सकते हैं कि mg sin थीटा चूंकि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, तो बॉडी जब A से O की तरफ मूव करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी increases as the direction of mg sin theta directed towards मेन पोजीशन। क्यों भाई? mg sin थीटा की डायरेक्शन जो कि क्या है? नेट फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन है। जब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मेन पोजीशन है तो बॉडी भी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो वही है। तो ए से ओ की तरफ जाते हुए वेलोसिटी जो है बॉडी की वो इंक्रीज करेगी। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और बॉडी ओ पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी। स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी लेकिन बॉडी यहां पे रुकेगी नहीं। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। हमने पढ़ा हुआ है कि इनर्शिया ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो वो चाहती है कि मैं अपनी उसी स्टेट में रहूं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि मैं उसी स्टेट में रहूं। इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम उनकी स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो आगे से रेजिस्ट करती हैं। ऑब्जेक्ट्स की इस कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं इनर्शिया। अब जब बॉडी ओ पे आएगी तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी हम वो लिखेंगे एट mean position O। mean position O पे क्या होगा? हम लिखेंगे at mean position O, at mean position O the bob has got मैक्सिमम स्पीड। किसकी वजह से? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे क्या है? mg sin थीटा। सो द बॉब डज नॉट stop at main position due to inertia and moves towards the extreme position B, and moves towards extreme position B। एक्सट्रीम पोजीशन B को भी हम ड्रॉ करते हैं। जब यहां से मैं इसको कुछ मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के बाद एक एक्सट्रीम पोजीशन A पे लाके रिलीज करूंगा मेटालिक बॉब को, तो क्या होगा? मेटालिक बॉब A से O की तरफ जाएगी। O स्टूडेंट्स हमारे पास मेन पोजीशन है। अब हमें पता है कि इनर्शिया की वजह से बॉडी यहां पे रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मेन पोजीशन की तरफ। जब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है mg sin थीटा की, तो डेफिनेटली स्पीड आहिस्ता आहिस्ता मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए बढ़ेगी और जब बॉडी ओ पे पहुंच जाएगी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी होगी। तो जब मैक्सिमम स्पीड हो चुकी होगी तो डेफिनेटली बॉडी दूसरी तरफ आगे की तरफ निकल जाएगी और वो हमारे पास जो पोजीशन है उसको हम नाम दे रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन बी का। अब जब बी की तरफ जाएगी तो क्या होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी एट एक्सट्रीम पोजीशन
B at extreme position B। जब इनर्शिया की वजह से बॉडी यहां पे रुकेगी नहीं बल्कि आगे की तरफ मूव करेगी तो अब क्या होगा? अब देखें O से निकल के बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स B, तो जब B पे पहुंच गई तो यहां पे भी आप यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करके देख सकते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा बन रहे, ये एक्स कंपोनेंट वेट का mg cos थीटा, और ये कौन सा है कंपोनेंट? mg sin थीटा, mg sin थीटा। अब यहां पे क्या होगा? टेंशन तो स्ट्रिंग में मौजूद है क्योंकि वेट हमने साथ अटैच किया हुआ है, एक मेटालिक बॉब को अटैच किया हुआ है, तो mg cos थीटा टेंशन की फोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे तो रिस्टोरिंग फोर्स कैंसिल हो गई, लेकिन एक कंपोनेंट बच गया mg sin थीटा, और mg sin थीटा एक्ट करेगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं B के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो mg sin थीटा की डायरेक्शन अब किस तरफ है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बॉडी जा रही थी O से B की तरफ, तो बॉडी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता जब O से B की तरफ जाएगी तो डिक्रीज करेगी। हम लिख सकते हैं while moving towards extreme position B, the velocity of the bob decreases due to restoring force, क्यों रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से डिक्रीज करेगी? क्योंकि O से B की तरफ जाते हुए मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है हमेशा किधर? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जब बॉडी मूव करके पहुंच जाएगी B पे एट एक्सट्रीम पोजीशन B, the speed or velocity of the bob is zero, will be zero। स्पीड कितनी हो जाएगी? will be zero, और बॉडी अगेन मूव करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन O, क्योंकि mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वेट का वो एक्ट कर रहा है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हेडिंग बनेगी स्पीड बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B। तो मैं इसको इरेज करता हूं, यहां पे हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे speed of the body between A and B। A और B के दरमियान मूव करते हुए स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो मैं इसके लिए डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करता हूं, देखिएगा। ये मेरे पास एक मेटालिक बॉब, इसको मैंने स्ट्रिंग के साथ टाई किया, ये मीन पोजीशन डिस्प्लेस करवाया, ये एक्सट्रीम पोजीशन A, मीन पोजीशन O, और उसके बाद जब O पे पहुंचेगी तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, रुकेगी नहीं, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B। इनके दरमियान स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम डिस्कस कर चुके थे कि जब बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी तो अब यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो नहीं थी, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी थी? mg sin थीटा।
वेट का y कंपोनेंट एक्ट करेगा एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, बॉडी मूव किधर कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो हम कहेंगे कि इस पोर्शन के अंदर स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। मैं एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी। कहां से कहां? ए से ओ की तरफ जाते हुए, ए टू ओ, यहां पे पहुंच गई मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड, तो इनर्शिया की वजह से बॉडी मेन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, क्योंकि इनर्शिया एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चाहती है कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में हो वो उसी स्टेट में रहे। जब हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो वो आगे से रेजिस्ट करती है, तो ये बॉडी यहां से इनर्शिया की वजह से आगे जाएगी। जब O टू B मूव करेगी तो क्या होगा? O से B की तरफ मूव करते हुए स्पीड बॉडी की डिक्रीज करेगी। मैं एरो नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं, रीजन इसकी, क्योंकि जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ निकलेगी तो यहां से भी आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बॉडी मूव किधर कर रही है? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी तो फोर्स ये कोशिश करेगी कि मैं स्पीड को कम करूं, और फोर्स स्पीड को कम करके दिखाएगी। जब बी पे पहुंचेगी बॉडी तो उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी। तो ये हमने स्पीड को भी डिस्कस कर लिया। ये आपके पास स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई दफा बोर्ड में आ गया है कि सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा, तो आप लिखेंगे y कंपोनेंट mg sin थीटा। इस तरह हमने देखा कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो A से B के दरमियान अपनी मोशन को बार बार रिपीट करेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे तो हम उसको क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि हमारा टाइटल भी है चैप्टर का। एक चीज और है, क्वेश्चन है यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट, गौर से देखिएगा, और हमारी नेक्स्ट हेडिंग भी बनेगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस तरफ देखें। मैं ये एरो इरेज कर देता हूं। टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या? जब मैं यहां से रिलीज करूंगा मेटालिक बॉब को, एक इसका कह लेंगे हाफ साइकिल भी नहीं है, वैसे तो क्वार्टर है, इधर आई, इसको मैंने 0.1 का नाम दिया। O से B की तरफ गया, इसको 2 का नाम दे रहा हूं। दोबारा क्या होगा? बॉडी B से O की तरफ आएगी, पॉइंट नंबर 3, O से वापिस आ गई A पे, पॉइंट नंबर 4। यानी कि आप ये कह दें कि 4 क्वार्टर्स के अंदर ये अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। जब एक्सट्रीम से रिलीज किया, एक्सट्रीम बी पे आई तो हाफ साइकिल है, पूरा कंप्लीट एक साइकिल नहीं हुआ। यहां से दोबारा फिर बॉडी कहां पे गई? ए से बी पे, तो हाफ साइकिल, बी से दोबारा ए पे आएगी तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार होगा उसको क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड का। यही हमारे पास डेफिनेशन है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। किसकी वन वाइब्रेशन? ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी is called its time period. Its time period. अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हमारे पास है, बुक में लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया। देखें जी, ये मेरे पास मेटालिक बॉब थी, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम की। मैंने रिलीज किया, जब इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया तो लेट्स सपोज इसने टाइम लिया 4 सेकंड। टाइम पीरियड चूंकि स्मॉलर टाइम है। अब अगर मैं इस मेटालिक बॉब को बड़ा कर दूं, एक हैवी मेटालिक बॉब इसके साथ अटैच कर दूं, इसका मैस लेट्स सपोज अब हो गया 10 ग्राम, तो क्या होगा?
टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखने से तो यही लगता है कि जब बॉब आपके पास स्मॉलर है तो जल्दी कंप्लीट करेगा एक साइकिल। बॉल आपके पास ये जो मेटालिक बॉब है हैवी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फॉर्मूले की तरफ देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे मैथ्स का तस्करा किया गया है? नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? मेटालिक बॉब का आप मैथ्स चेंज कर दें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। जब मेटालिक बॉब 10 ग्राम की मैं अटैच करूंगा तब भी 4 सेकंड ही लगेंगे इसको अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में। ठीक हो गया जी? हाँ, कब इफेक्ट पड़ेगा? जब मैं इसकी लेंथ को चेंज करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर रूट L ओवर G है। लेंथ को चेंज करूंगा तो डेफिनेटली टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट हेडिंग स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई कंक्लूजन की। इसके अंदर हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हमने क्या सीखा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन, हम इसमें लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन। क्या हमने भी सीखा है? हम ये लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन of a vibrating body is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards the mean position and always directed towards the mean position। और इसी को आप, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, या इसी को आप लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं। इस सारी डिस्कशन से स्टूडेंट्स हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम था उसकी मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने देख लिया कि एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ये बॉडी बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। तो इस तरह की मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेशन को, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।